लखनऊ के एक कॉलेज में बेटी को एडमिशन दिलवाकर उसका सामान हॉस्टल में रखवाकर मैंने उसे मेस में खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उसके मना करने पर मैं अकेला ही मेस की ओर चल दिया। बड़ी तेज भूख लगी थी। थाली लेकर मैं एक टेबल पर बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा कि अचानक गले में एक निवाला अटक गया और मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। तभी सामने से मधुर आवाज़, पानी रख दो, पी लो, निवाला अटक गया है। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। गौरी, तुम यहाँ? मेरे हाथ में गिलास पकड़ाकर वो काउंटर पर जाकर बैठ गई। उस आवाज़ की कशिश मुझे लखनऊ की ओर खींचकर ले गई और मैं गोमती और इमाम बाड़े की यादों में पहुंच गया। पानी पीते पीते हमारे प्रणय की कुछ सुखद यादें ताज़ा हो गईं। गांव से शहर सीए की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली आया था। हॉस्टल में जगह न मिलने के कारण मैंने पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया और पास के ही एक टिफ़िन सेंटर से टिफ़िन लगवा लिया। टिफ़िन में रोज़ दाल सब्जी खा खाकर मैं बोर हो गया, तो एक दिन आंटी को मेनू बदलने के लिए कहने के लिए मैं टिफ़िन सेंटर पहुंच गया। वहाँ एक मोटी सी लड़की काउंटर पर बैठी थी। मुझे लगा यही टिफ़िन सेंटर वाली आंटी हैं। मैं उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा, आंटी ज़रा सुनिए। वो जैसे ही पलटी तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसके घुंघराले बाल, गहरी भूरी आँखें और गुलाबी होठों पर सजी मुस्कान देखकर मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रह गया। मम्मी घर पर नहीं है, क्या चाहिए? मैं जैसे तैसे होश में आया। खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा, आज संडे है, इसलिए आप कुछ अच्छा नहीं बना सकते क्या? रोज़ रोज़ दाल रोटी भेज देते हो। यह टिफ़िन सेंटर है, आपके घर का किचन नहीं, जहाँ आप अपनी मर्जी चलाएं। वैसे भी सेहत के लिए दाल रोटी ज़्यादा बेहतर होती है। स्वाद बदलने के लिए रेस्टोरेंट खुले हैं। अपनी बात खत्म करके वो तो अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन उसकी स्पष्टवादिता पर मेरा दिलो दिमाग क्रोध से भर गया। पूरा दिन किसी काम में मन नहीं लगा। मैंने मन ही मन निर्णय किया कि भविष्य में इस लड़की से मैं कभी बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरी धारणा गलत साबित हुई। जाने उस लड़की में कैसा आकर्षण था कि हर समय मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद उससे प्यार हो गया। हालांकि हम दोनों की दिनचर्या बेहद व्यस्त रहती थी, फिर भी जब भी समय मिलता हम दोनों पत्थर की मुड़ेर पर बैठकर दूर तक यमुना नदी की लहरों को निहारा करते थे। मैं हमेशा उससे कहता, गौरी तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, कहीं मैं उनमें डूब ही ना जाऊं। और वो कहती, कभी इन आंखों में समंदर मत रखना, मुझे तैरना नहीं आता। विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी
डूबने भी नहीं दूंगा। अब तक टिफ़िन के साथ एक और टिफ़िन आने लगा, जिसमें कभी इडली सांभर, कभी मूंग दाल का हलवा। ये सब गौरी मेरे लिए भेजने लगी थी, जिसका उसने कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं अपने घर लौट आया। तन्हाई में अक्सर दिल के दरवाजे पर गौरी की यादों की दस्तक से कुछ खट्टे मीठे और दर्द भरे लम्हे जीवंत होकर मानस पटल पर बिखर जाया करते। कॉलेज के दिनों में जन्मा प्रेम अब विवाह की दहलीज पर आ पहुंचा। गौरी विवाह की बात सुनकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन एक बात उसे बेहद परेशान भी कर रही थी कि उसके जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा। वो एकदम अकेली रह जाएंगी। पिता तो उसके बचपन में ही सिधार गए थे और कोई भाई बहन भी नहीं थे जो बुढ़ापे में माँ की देखभाल करते। घर वापस लौटकर एक एक दिन सदियों जितना लंबा लग रहा था। क्या करता, घर पर कैसे कहता, इस धन लोलुप समाज में जहाँ अपने योग्य शिक्षित बेटों के लिए रिश्ता तय करते समय माता पिता कन्या पक्ष से मान सम्मान और मोटे दहेज की बोली लगाया करते थे। मैं कैसे कहता कि मेरी भावी पत्नी दहेज में अपनी माँ को अपने साथ लेकर आएगी। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने गौरी से शादी की बात अपने माता पिता के सामने रखी। माँ ने तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन पिताजी बुरी तरह भड़क गए। रंग रूप सामान्य शिक्षा साधारण, उस पर बहू के रूप में बेटे की प्रेमिका की माँ को भी स्वीकार करना हुआ कि शादी है या सौदेबाजी। मैं बुरी तरह डर गया। इसके बाद मुझ में ना कुछ कहने की ना ही सुनने की हिम्मत बची थी। कुछ दिनों तक गौरी मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती रही। उसे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपने माता पिता को इस रिश्ते के लिए मना लूँगा, लेकिन नियति ने मेरे भाग्य में कुछ और ही लिखा था। मेरी प्रेम कहानी आगे बढ़ने के बजाय एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची थी। माता पिता ने कई मैरिज ब्यूरो से संपर्क स्थापित करके एक सुशिक्षित लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद काफ़ी समय तक गौरी की मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। फिर ना कभी उससे मुलाकात हुई, ना ही उसका कोई मैसेज आया। पत्नी और बेटी के साथ सुखद वैवाहिक जीवन में मैं भी इतना व्यस्त हो गया कि गौरी और उसके साथ बिताए लम्हों की यादें धूमिल पड़ने लगी। गौरी से फिर मेरी दोबारा मुलाकात होगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गौरी अब पहले से काफ़ी बदल चुकी है। पतली दुबली मगर बेहद आकर्षक। उसकी आँखें पहले जैसी ही थी, लेकिन बालों में यहाँ वहाँ चांदी के तार छिटक आए थे। बातें शुरू हुई तो पिछले कई वर्षों का हर पृष्ठ सिलसिले से खुलता ही चला गया। माँ चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, मगर मुझे पूरा विश्वास था कि तुम लौटोगी। मगर तुम्हें ना आना था, ना ही तुम आए।
हाँ, फेसबुक पर तुम्हारी शादी की सूचना मुझे ज़रूर मिल गई थी। बस उस दिन के बाद से तुम्हारे आने की आस भी खत्म हो गई थी। मगर मेरा प्रेम खत्म नहीं हुआ। आज भी तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे बाद मैंने किसी को इन आंखों में डूबने नहीं दिया। तुमने मेरी आंखों में जो समंदर देखा था, उसमें मैंने तैरना सीख लिया है। चिंता मत करना, मेरा प्यार मुझ तक ही सीमित है। हमेशा प्रेम की परिणति शादी हो ये जरूरी तो नहीं। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त ही मेरे जीवन का सुखद हिस्सा है। माँ कैसी है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद मैंने लखनऊ वाला घर और टिफ़िन सेंटर दोनों बेच दिए और इस शहर में मैस इंचार्ज बनकर चली आई। दूर कहीं रेडियो पर एक गीत बज रहा था, जब भी दिल ने कोई दुआ मांगी, ख्यालों में तुम रहे छाए। जब भी दिल ने इश्क को सोचा, ख्वाबों में बस तुम ही आए। कुछ लोगों के लिए प्यार न खेल है, न ही टाइम पास का जरिया। उनके लिए प्यार इबादत है और जीने की वजह भी। गौरी चली गई और मैं आत्मग्लानि से भर गया। तो दोस्तों, ये थी एक लव स्टोरी। तो बहुत सी लव स्टोरी ऐसी ही होती हैं जिनका अंत ज़्यादातर सुखद नहीं होता। जो प्यार की कहानी परवान चढ़ती है, वो कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती है, क्योंकि समाज में रहना है तो उसके नियम तो मानने ही होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।